Hello and a very warm welcome to all of you out there. Today we start with a completely new topic, that is the corporate code of ethics. Corporate क्या होता है? Corporate होती है business. Code क्या हो गया? कोई भी काम करने का या कुछ भी डिकोड करने का तरीका. और ethics क्या हो गया? A system of belief good for conduct. तो किसी भी कॉर्पोरेट या बिज़नेस का जो एक तरीका होता है जिससे वो एक सही बिलीव एक सही उनका कंडक्ट सिस्टम होता है या एक सही उनका बिलीफ सिस्टम होता है जिस हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए, इस कॉर्पोरेट कोड ऑफ कंडक्ट। दैट इज़ व्हाट आई सेड अर्लियर नो। आपको क्या करना है कि अगर एचआर आप पढ़ रहे हैं तो अपने जो भी आपके वर्ड्स हैं उसका इंग्लिश मीनिंग ठीक से समझें, ठीक है, और उसे सही तरीके से बैठाएं, आपको एकदम समझ में आ जाएगा आराम से। एंड दिस वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु सेंड मी रिक्वेस्ट फॉर द पीडीएफ्स। सो आपके जितने भी पीडीएफ्स हैं वो तो आपको लिंक में प्रोवाइडेड है, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप लिंक को एक्सेस कर रहे हैं उस समय आप प्लीज़ प्लीज़ वीडियोज़ भी साथ में सुनते जाएं, क्योंकि वो जो जितने पीडीएफ्स हैं ना, कुछ मेरा ओरिजिनल क्रिएशन नहीं है। आई हैव जस्ट कंपाइल्ड इट एट वन प्लेस जस्ट फॉर यू, राइट। जो बच्चे हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए हमने एक जगह पे सारी सिर्फ कंपाइल किया है। तो कंपाइलेशन और ये जो सारे जो नोट्स हैं ये तो आपको नेट पे कहीं भी मिल जाएंगे। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन अपना होता है। आप बहुत लोग यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट एडल्ट लर्निंग की भी आती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, एडल्ट होते हैं, हम ही लोग होते हैं जो हम लोग एडल्ट लर्निंग में आते हैं, और या फिर होता है कि घर के काम या वॉट एवर यू डूइंग, यू नॉट हैव टाइम टू सिट एंड मेक नोट्स एंड ऑल दिस, इट बिकम्स ईजी दैट वे। एंड वाइल द टाइम यू कीप ऑन हियरिंग इट, राइट। आप उसका प्रिपरेशन ऐसे ही करें कि आप सुनते जाएं और आपके लिए इजी हो जाएगा। नोट्स एक जगह रखें, सुनते जाएं, और सिर्फ अगर वीडियो से पढ़ रहे हैं तो भी आपको आसानी होगी, राइट। दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू से। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड बिलीव्स या होती है जिसके हिसाब से वो किसी भी अपने चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ उसके काम करें। तो ये एथिकल कोर्स होता है, वो किसी भी इंडिविजुअल्स के थिंकिंग और एटीट्यूड को चेंज करता है। देखिए, जब आप बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, जब आप किसी भी चीज़ को भी आर स्टडिंग अबाउट द कॉर्पोरेट एथिक्स और बिजनेस एथिक्स, तो क्या हो रहा है, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका बिजनेस जो है हमेशा एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है। और एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट चेंज करता रह रहा है, राइट। हमेशा एनवायरनमेंट चेंज करता रहता है। तो क्या होता है, जैसा एनवायरनमेंट उस समय चल रहा है, जैसे जो रूल्स रेगुलेशंस नॉर्मली उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड चल रही है, उस हिसाब से लोग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक अबाउट द स्टूडेंट्स, राइट, पहले थे कि अगर एमबीए के स्टूडेंट्स भी थे या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, अगर लड़कियां थी उन्हें सलवार सूट पहनना एक्सपेक्टेड था, राइट, नमस्ते करना एक्सपेक्टेड था। अगर आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जा रहे हैं तो आपसे इस एक्सपेक्टेड होता था कि आप एथिकल इंडियन वेयर पहने, साड़ी पहने या कॉटन सूट, सिल्क सूट पहने, नमस्ते करें। द थिंग इज़ कि ये जो चीज़ है ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। इट इज़ नॉट एज़ पर द रूल्स, इट इज़ एज़ पर द एथिक्स कि ऐसा करना है। उसके बाद क्या हुआ, जब अभी के समय में क्या होता है, द थिंग्स हैव चेंज। अभी इफ यू गो टू एमबीए इंस्टीट्यूट, व्हाट आर यू सपोज टू वेयर? यू सपोज टू वेयर प्रॉपर पैंट्स एंड शर्ट्स एंड ब्लेजर्स एंड स्टफ। जो आप फॉर्मल मीटिंग्स में जो लेडीज़ जाती हैं, द साड़ीज़ पहनती हैं, या फिर दे वेयर वेरी स्मार्ट ड्रेसेस ऑफ मिनीज और सॉरी शॉर्ट स्कर्ट्स और या नी लेंथ स्कर्ट्स और पैंट्स और ट्राउजर्स पहनती हैं। और वो भी जो भी पहनती हैं उसमें आपका पहले था कि नमस्कार करना था, बड़े हो तो प्रणाम करना था, अभी क्या है, हैंड शेक करना है, गुड इवनिंग एंड दैट वे, है ना। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग एवरीथिंग इज़ कम बैक टू द नमस्कारम थिंग, बट द थिंग इज़ कि पहले आपका अभी जैसा जैसा एनवायरनमेंट चेंज करता है उस हिसाब से आपका जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स जो होता है वो चेंज करता रहता है। Now, ethics codes differs from organization to organization, that I've already said. Now, according to Snowin, Bose and Joel, they define 3 elements to implement ethical behavior in the organization. पहला है, आप एक कॉर्पोरेट एथिकल कोड को इम्प्लीमेंट कराओ। दूसरा, एक एथिक्स कमेटी बनाओ, ठीक है। और तीसरा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ ताकि जो एथिक्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। देखिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नया आदमी आता है तो आप उसको पूरा प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए कि वो जो आ रहा है, ही माइट डू समथिंग विच इज़ नॉट एथिकली रॉन्ग, जो लीगली रॉन्ग नहीं है बेसिकली, लेकिन आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एथिक्स के मुताबिक नहीं चल रहा है।
तो जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स बना रहे हैं तो एक एथिकल कमिटी बनाएं जो टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट एंड अदर कॉम्पिटिटर्स एंड सब्सटीट्यूट्स विच आर देयर इन द मार्केट, उसके हिसाब से आपका एथिकल कोड्स और कंडक्ट कोड रेगुलेट करते जा रहे हैं। साथ ही साथ एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, वो मैनेजमेंट जो भी लोग आपके इंस्टीट्यूट्स में आ रहे हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, उन्हें आप प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह के समय भी होता है, कि आपके व्हाट डज योर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर, what are the various ethical codes of conduct which are expected from the various employees, and how will they deal with the various ethical code of conduct if they go wrong, या फिर नहीं सही से चलता है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैंडल कर सकते हैं ये इश्यूज ऑफ एथिक्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग बिजनेस स्ट्रक्चर और बिजनेस कोड और जैसा बिहेवियर का इंडिविजुअल्स को चेंज करके। They have introduced obviously specific guidelines, और मोस्ट फॉर्मुलेटेड कोड ऑफ एथिक्स इज़ फॉर द एम्प्लॉयज़, और वो हर एक समय के साथ जो चेंज करता रहता है। नाउ सम ऑफ द एथिकल कोड्स फॉर्मुलेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस आर एथिकल कोड्स फॉर डिसिप्लिन, की डिसिप्लिन के लिए क्या कोड आपको करना है। देन आपका प्रॉपर कोड ऑफ ड्रेसिंग, दैट आई हैव ऑलरेडी सेड। देन आपका हो गया अवॉइडिंग एब्यूसिव लैंग्वेज, you know, if you don't feel right, you can complain, you can use the various grievance handling machineries, but you cannot use abusive language or actions against anyone. You cannot hit anyone, you can not use abusive languages and actions, right? Punctuality होनी चाहिए, लीगलिस्टिक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। देखिए, कोड ऑफ एथिक्स जब हमेशा बनता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लीगल हो, क्योंकि आपने पहनना है सूट जब भी आप ऑफिस आएँ, ये आपके कोड ऑफ एथिक्स में हो सकता है, ये लीगैलिटी में नहीं। अगर आप नहीं किसी दिन पहन के आते हैं तो आपको कंप्लेन हो सकती थी एथिकल कमेटी में कि उन्होंने नहीं पहन के आया, लेकिन ये इलीगल नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट जो ये वाला जो होता है, इट गोज बियॉन्ड द लॉ, लेकिन एथिकल कोड्स कभी भी ऐसे नहीं बनते हैं जो लॉ सिस्टम के बड़े, जो किसी भी हालत में लॉ के आउटसाइड हो, ऐसा कुछ भी एथिकल कोड नहीं बनता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं सुपीरियर्स के, उसको फॉलो करो। फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करो। परफॉर्मेंस अप्रेजल पे एक वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, यू कैन चेक इट आउट, इट इज़ ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं। बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल उनकी प्रमोशन, ट्रांसफ़र जो भी है, उनकी पैसे बढ़ाने की या बोनस वगैरह, वो सब डिसाइड होता है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में बायसनेस आ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन हु इज़ डूइंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो बोलता है कि आप हमेशा एक फेयर परफॉर्मेंस अप्रेजल करें। देन पर्सनल एंड कल्चरल एथिकल कोड्स, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे, if we are an organization is in a place, in a or state, in a country, they have to follow the law of the land. अगर इंडिया में हैं तो इंडियन कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से चलना है, इंडियन लॉ के हिसाब से चलना है। यहाँ के कल्चर, अगर वो आप राजस्थान में हो, बिहार में हो, हमारा इंडिया ही ना इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। हमारे जो कल्चर्स होते हैं, राजस्थान टू बिहार इज़ डिफरेंट, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी इज़ डिफरेंट। तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट्स बनते हैं, आप अगर देखिए तो आपका जो लुंगी पहनना होता है, जो वाइट वाला होता है, आई एम नॉट फॉरगेटिंग द एग्जैक्टिंग द नेम, जो साउथ इंडिया में इज़ अ फॉर्मल ड्रेस, बट यू कैन नॉट वेयर अ लुंगी इन दिल्ली, ठीक है। तो है कि आपके जो एथिकल कोड्स होते हैं वो आपके कल्चर वैल्यूज़ पे भी बेस्ड होते हैं, ठीक है। आप अपने देन ऑफिशियल प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़। देखिए, आपका पेन है, ठीक है, आपके पास स्टेपलर प्रोवाइडेड है आपके ऑफिस डेस्क पे, आप चाहें तो घर से बुला के, आपकी बेटी का प्रोजेक्ट है, आप घर में बैठ के सारा प्रिंट आउट निकाल दो, या यहाँ बैठ के ऑफिस में सारा प्रिंट आउट निकाल दो और फिर उसको पहुँचा दो, हो गया, पैसे बच गए, चले। लेकिन द एथिक्स सेज कि कुछ भी हो जाए, हम यहाँ की प्रॉपर्टी अपने घर के लिए नहीं यूज़ करेंगे। आई विल पे फॉर माई थिंग बट आई विल नॉट यूज़ इट अनएथिकली। देन परफॉर्मेंस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वर्क, कि आप अपना जो वर्क क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव करते रहेंगे, बेहतर करते रहेंगे। इनिशिएटिव लीजिएगा किसी काम का। कुछ लोग नहीं होते हैं जो पीछे बैठे रहते हैं, अरे छोड़ना कोई और करेगा, वैसा नहीं। एथिकल, एंड दिस इज़ नॉट, देन सी दिस इज़ वन ऑफ द अदर एग्जाम्पल्स। और अगर आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं तो इलीगल नहीं है,
कोई बात नहीं, आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, मैनेजर्स आपके इनिशिएटिव लेंगे, आप उनको फॉलो करें, नॉट अ बिग डील। लेकिन एथिकली ये बोलता है कि आप कोई की प्रॉब्लम अगर दिखता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, उसकी बढ़ोतरी में आपकी बढ़ोतरी है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको इनिशिएटिव लेना है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में। अपने आइडियाज़ नहीं, पता नहीं किसके प्रॉब्लम्स, बहुत लोग तो हिचक जाते हैं ना कि द मैनेजर्स माइट रिएक्ट और दे माइट से वॉट एवर इज़ रॉन्ग, बट थिंग इज़ यू नेवर नो व्हाट माइट क्लिक। तो इनिशिएटिव लेना इज़ एज पर द एथिकल कोड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपकी जो इन्वायरमेंट है उसका प्रोटेक्शन, बिकॉज एज पर फैक्ट्रीज एक्ट लॉट्स ऑफ दिस थिंग हैज़ बीन गिवन, सेफ्टी मेजर्स सारे दिए हुए हैं, वेलफेयर मेजर्स दिए हुए हैं कि अगर आप वेस्टेज डिस्पोजल कर रहे हैं तो उसको ट्रीट करना है, ट्रीट करने पे उसके कितना पैरामीटर्स में कितना क्या वेस्ट होना चाहिए, वो सारा चीज़ लिखा हुआ है। बट ये आपका काम है ये देखना कि आप हर एक तरीके से इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई कंपनी में बना रहे हैं कुछ भी, और आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रक है जिससे आप अपने सामान को भेज रहे हैं, अपने गुड्स को भेज रहे हैं, तो ये वन शुड इंश्योर दैट जो ट्रक यूज़ आप कर रहे हैं लीगल है, उसमें पोल्यूशन बोर्ड लगाया हुआ है, वो ज़्यादा गंदगी नहीं ये फैला रहा है, और अगर वेरी फार डिस्टेंसेज एंड कैन बी सेंड बाय सम अदर मीन्स विच इज़ लेस पोल्यूटेड, यूज़ दैट मेथड। एक तरह से कंजर्वेशन का तरीका ही हुआ। आपने सोचना है, everyone has to come up with new innovative techniques to apply for this code of conduct. The organization has to come up with new innovative techniques, चाहे वो आपका बहुत सारा टॉपिक्स इसमें आ जाता है। बिजनेस एथिक्स का हो गया, आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गई, या फिर आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन अपना कोड ऑफ एथिक्स बना रहा है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है, और हर एक को अपना इनोवेटिव आइडियाज़ लगाना है ताकि वो बेस्ट ब्रांड इमेज अपना बना सके, right? Now one thing we should understand is what is the difference between code of ethics and code of conduct. Ethics मतलब क्या हुआ? A system of belief or good conduct, हमें सही तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है? तो एथिक्स का कोड ऑफ एथिक्स हो गया कि एक बिलीफ हो गया कि जो भी काम करे सही। और कोड ऑफ कंडक्ट कि हम कैसे काम कर रहे हैं। कंडक्ट मतलब क्या होता है? काम करना, राइट? अब कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ये एक स्पेसिफिक एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है फॉर एनी ग्रुप, और जब तक उस ग्रुप में वो मेंबर्स रहते हैं वो सारा उसमें रहता है। दे आर जनरली फॉर्मली स्टेटेड बाय द मेंबर्स एंड आर रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द मेंबरशिप एज वेल लॉन्ग एज इन द ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ये एथिकल कमेटी ने बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद एथिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैनेजमेंट को सब बताया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग को बताया, इंडिविजुअल्स को बताया, एम्प्लॉयज़ को बताया, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ एज लॉन्ग एज दे आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स जो उनका सही लगता है उसको आप फॉलो करेंगे। अभी जो वैल्यूज़ सबका बीच में वैरी करता है, दैट आई ऑलरेडी सेड, जो वैल्यूज़ है वो वैरी करता है, जो प्रोसेस है काम करने का वो वैल्यू करता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। सी इफ आई एम देयर एंड इफ़ यू आर देयर, राइट, वन हु इज़ हियरिंग द वीडियो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम हैं और अगर आप हैं, हम लोग दोनों के वैल्यू सिस्टम्स डिफरेंट है, क्योंकि हम लोग दोनों का कल्चरल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल सारी चीज़ें डिफरेंट करती है। ये मेरे फर्स्ट वीडियो बिजनेस एथिक्स वाले में दिया हुआ है, और सब चीज़ पे बैठ के हमारा वैल्यू सिस्टम बनता है। तो हर एक का अलग अलग होता है। एंड देन देयर इज़ अनदर वीडियो विच इज़ ऑन थ्योरी ऑफ एथिक्स। इसमें आप चाहें तो थ्योरीज देख सकते हैं कि हर एक का बहुत सारे थ्योरीज है एथिक्स के जिससे वो डिटरमिन करते हैं कि कैसे काम करता है आदमी। अब ऑर्गेनाइजेशन यूटिलिटेरिज्म अप्रोच फॉलो करता है डिसीजन लेने के लिए, विच आर बेस्ड ऑन द सीक्वेंसेज। Now what is utilitarianism? This is a doctrine that says that the actions are right if they are useful or for the benefit of the majority. Business ये बोलता है ना कि भाई एक्शंस जो भी आप कर रहे हो अगर वो सही है और यूज़फुल है और वास्ट मेजॉरिटी को अगर हेल्प कर रहा है तो वो सही है। एथिकल बिहेवियर किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? इन्फ्लुएंस होता है आपके मॉरल इंटेंसिटी से, आपकी एथिकल सेंसिटिविटी से, और सिचुएशन क्या है। हम लोग कभी कभी नहीं बोलते हैं अगर कोई झूठ बोलने से किसी का भला हो जाए तो कोई बात नहीं, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर झूठ आप बोले झूठ होता है, अभी भला हो जाएगा, बाद में झूठ पता चल गया तो
तो आपका हर एक सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है आपकी क्या मॉरल्स है कि नहीं कुछ हो जाए हम झूठ नहीं बोलेंगे, और एथिकल सेंसिटिविटी कि नहीं भैया चलो अगर किसी का घर बस जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भला हो जाए, उसकी नौकरी हो जाए तो इट इज़ ओके। तो ये सारे चीज़ उसके किसी भी पर्सनल एक इंडिविजुअल का एथिक्स बनाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स बनाता है, और ये डिफ़र करता है हमारे कोड ऑफ कंडक्ट से जो हम एक्चुअली फॉलो करते हैं। Now, the code of ethics for any organization is developed by the profession, right? और एक सिस्टम होता है वैल्यूज़ और बिलीव्स का दैट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ग्रुप और जो भी काम कर रहे हैं। वैल्यू स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एस्पिरेशनल होते हैं, और जबकि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो बिलीव्स होते हैं कि इंडिविजुअल कैसे काम कर रहा है वहाँ पे। आई रिपीट अगेन, जो वैल्यू सिस्टम्स होते हैं वो एस्पिरेशनल होते हैं, हमने अपना वैल्यू मॉरल वैल्यू डेवलप किया है, लेकिन जो आपके रूल्स और प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो बिलीव्स होते हैं इंडिविजुअल मेंबर्स के, जो ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्राइब किए, उनको बोला हुआ है कि यही करना है। These are enlisted in different sections of the code regarding specific relationship with employees, customers, shareholders, suppliers, competitors, as well as society। इन सब के साथ कंप्लायंस के साथ आदमी को काम करना, और ये देख के चलना है कि हर एक जन के साथ आप कैसे काम करो। आप कस्टमर्स को झूठ नहीं बोलोगे, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। कभी कभी क्या होता है, एथिकल कंसिडरेशन मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, जब आपको गलत चीज़ बता देते हैं तो ये एथिकल कंसिडरेशन हो जाता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का डिफ़र करता है। और कभी कभी होता है क्या कि नहीं एकदम सही चीज़ बताते हैं, सब चीज़ अच्छे से चलता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एथिकल कंडक्ट एथिक्स क्या है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑन द अदर हैंड क्या है, यही वैल्यूज़ जो होते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स कर दिया जाता है इनटू स्पेसिफिक बिहेवियर स्टैंडर्ड्स जो एक्सपेक्टेड है एम्प्लॉय से। बिहेवियर स्टैंडर्ड्स कीपिंग इन माइंड द पॉसिबल रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स, एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, may be not related to the organization but has some interest in your organization। आपके customers, suppliers, government, society, employees, employers, intermediaries, shareholders, everyone are the stakeholders। तो जो आपके कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स और मॉरल सिस्टम्स हैं, जब आप उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के हिसाब से ताकि लोग काम करें, और ये सब करते हुए हम अपने स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हैं, तो उसे हम कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब काम करने का तरीका। तो अकॉर्डिंग टू द एथिक्स टुडे एंड ऑनलाइन पब्लिकेशन ऑफ द एथिक्स रिसोर्स सेंटर, कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो आपके फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को बोलता है। इट बेसिकली हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बिहेव इन सर्टन वे। ठीक है, अभी ये कोड ऑफ एथिक्स जो जनरली गाइडलाइंस है ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ के, और कोड ऑफ कंडक्ट जो है स्पेसिफिक फॉर्मल स्टेटमेंट्स है कि कैसे आदमी को काम, किसी बिजनेस को काम करना है। कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली अंडरस्टूड टू द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। A common philosophical definition, now there are lots of definitions also available, जिसमें moral values क्या होता है, moral values are respect, honesty, fairness and responsibility, and these values are then and changed into a code of ethics, right? Now, Doug Wallace and John Peckle of the Twin Cities based Fulcrum Consulting Group ये बोलते हैं कि एथिक्स वो फंडामेंटल ग्राउंड रूल होते हैं जिससे हमने अपने जीवन जीते हैं, राइट? और ये एथिक्स ही होता है जो बताता है कि इट इज़ बेसिकली आर्ट ऑफ लर्निंग कि क्या सही है क्या गलत है अपने वर्क प्लेस पे, और उसी हिसाब से डिसीजन लेना ताकि सही चीज़ हो। ठीक है, तो ये हमने बात की कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। नाउ दिस इज़ अनदर थिंग विच आई फाउंड ऑन नेट एंड दिस इज आई थिंक यू शुड नो। जैसे क्या होता है कि आपके एक पर्सनल एथिक्स होते हैं। मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हैं, तो उनका एथिकल प्रिंसिपल्स मे बी नॉट रिटन बट नॉट बी जो थोड़ा सा कॉर्पोरेट फ्रॉड वाला सब नहीं होता है, वो सब होता है। लेकिन अगर आपके एथिक्स सही होते हैं तो वहीं पे विसल ब्लोअर सब आते हैं। तो कुछ एक आपका पर्सनल एथिक्स डेवलप होना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सनल एथिक्स में आपका पर्सनल एथिक्स होता है जो एज एन इंडिविजुअल आप क्या सोचते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, और आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए आपको 5,000 रुपये मिल रहे हैं काम करने के, तो आप 10 बजे आएँ 5 बजे चले आ जाएँ। उसके बाद है कि अगर एक हो गया एथिकल वैल्यू, एक जन का हो गया कि चलो यार 10 से 5 बैठो, कुछ भी करो, पैसे तो मिल ही जाने हैं, तो बस काम कर रहे हैं। और कुछ है कि नहीं आई वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मेरा 10 से 5 के लायक काम होना चाहिए,
और ये बेहतर होता है क्योंकि जब उसका पर्सनल एथिक्स, जब उसकी मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि सुपीरियर्स जो आपके आते, दे आर नो फूल्स, नो, द मैनेजर्स हैव बीन वर्किंग देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो किसी को देखते हैं 10 से 5 करते हुए, तो 2 काम करते हुए, तो 2 जन जो होते हैं जो एक टाइम पास करके जा रहा है बार बार, और एक जन जो बैठ के is putting 100%, 120% to prove that quality, to prove and to improve that quality of work, to prove that they are good for the organization, this different हो जाता है। अब ये पर्सनल एथिक्स क्या होता है? पर्सनल एथिक्स आपके कोर वैल्यूज़ होते हैं, और ये वर्क एथिक में भी हो गया जो हमने अभी आपको बताया। आपके पर्सनल एथिक्स में हो जाते हैं कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड इट्स टोटली योर मॉरल वैल्यूज़, जो आपने अपने फैमिली से, अपने एजुकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने कल्चर से जो आपने सीखा है, इज़ योर पर्सनल एथिक्स, राइट। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है वही 10 से 5 की बगल वाला तो टाइम पास करके जा रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या होता है, इट अल्टीमेटली पेज, यू नो। वो आपकी पर्सनल एथिक्स है कि नहीं, वो कर रहा है तो हम क्यों अच्छा काम करें, वो एग्ज़ाम में चीटिंग करके फर्स्ट हो जा रहा है तो हम क्यों नहीं, हम भी चीटिंग करें। तो ऐसे नहीं होता कि एग्ज़ाम में चीटिंग करके 1-2 दिन आदमी निकल सकता है, लेकिन द लॉन्ग रन यू कैन नॉट ऑलवेज चीट। एट द एंड ऑफ द डे यू चीटिंग योर सेल्फ। 1 exam, 2 exam, 3 exam, you will get full marks. What about the 5th exam that will give? You're in a habit of cheating and a habit of asking people. You're not in a habit of going through your course and syllabus thoroughly, which will hamper you in the long run. और किसी को hamper नहीं करना है। इसलिए पर्सनल एथिक्स का आदमी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की बहुत ज़रूरत होती है। पर्सनल एथिक्स में कुछ जो फैक्टर्स जो इंक्लूडेड होते हैं वो होते हैं इंटीग्रिटी इज़, जैसे इंटीग्रिटी बेसिकली लोग बोलते हैं कि सही बोलना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन इंटीग्रिटी उससे बहुत आगे जाता है। इट इज़ बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ वन कैरेक्टर टू डू राइट थिंग इवन व्हेन वी आर फोर्स्ड टू डू रॉन्ग थिंग्स। आपको कंपेल किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, आप गलत काम करो, आप चोरी करो, आप ब्राइब लो, आप गलत लोगों को एम्प्लॉय करो। आप जैसे मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप हैं, आपके जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके सीनियर है और आपका एक सुपर सीनियर है। द सुपर सीनियर इज़ देयर एंड ही इज़ लाइक कि चलो बहुत लिबरल है और वो बहुत अच्छे से काम वाम करता है, चाहता है सब चीज़ें घर। और वहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वैकेंसी निकलती है और आपका काम है इंटरव्यू वगैरह लेना। तो आपका जस्ट जो इमीडिएट वाला जो बॉस है वो आपके पास आके बोलता है, देखो मेरा फलाना रिलेटिव आ रहे वाला है, दिस इज़ इट, नाउ यू आर सपोज टू हायर हिम, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, बट मेक श्योर दैट ही इज़ देयर। एथिकली आपको पता है कि एक दूसरा बंदा आया है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सही है, लेकिन आपको यही पता है कि जो सामने आपकी जो इमीडिएट बॉस है, इफ़ यू डोंट हायर हिज रिलेटिव, आपको इन लॉन्ग रन वो आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में रहना आपकी क्रेडिट लेता रहेगा। एक प्रॉब्लम हमेशा जनरली आप देखिएगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन वाले मेंबर वाले को होती है कि मेरे काम का क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। तो क्या होता है, वो आपको वो सब टेंशन लगी रहेगी। तो इंटीग्रिटी होती है, योर इंटीग्रिटी ऑफ योर कैरेक्टर इज नो मैटर हाउ हार्ड यू आर कंपेल्ड, नो मैटर हाउ मच प्रेशर समबडी पुट्स ऑन योर हेड, बट यू स्टिक बाय योर एथिकल वैल्यूज एंड योर एथिकल रूल्स। आप वही करते हैं जो सही रहता है। देन अदर पर्सनल एथिक्स में आपका सेल्फलेसनेस, बिना बिना सेल्फिशनेस मोटिव के काम करना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इक्वालिटी और फेयरनेस, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, दूसरों के लिए सद्भावना रखना, और सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है कभी, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के हिसाब से एक्सक्यूज मी काम करना है। अब व्हाट आर द पर्सनल एथिक्स स्टेटमेंट्स जो आपके होते हैं, देयर आर रिटन डिक्लेरेशन ऑफ योर क्लोजली हेल्ड एथिकल प्रिंसिपल्स एंड दे आर डेवलप अंडर फॉलोइंग। मान लीजिए आप कॉलेज एप्लीकेशंस एक्सक्यूज मी, आप कॉलेज एप्लीकेशंस अगर फिल कर रहे हैं, तो कॉलेज एप्लीकेशंस में आपको लिखना पड़ता है कि देयर सर्टेन स्टेटमेंट्स विच आर आस्क्ड कि आप व्हाट डू यू थिंक दैट यू स्टैंड फॉर, और व्हाट यू थिंक योर वीकनेसेस आर, और व्हाट यू थिंक योर स्ट्रेंथ्स आर। ये बेसिकली होता है कि कॉलेज के जो लोग आपको ये ले रहे हैं, आपको अपने में एडमिशन ले रहे हैं अपने कॉलेज में, वो बेसिकली देख रहे हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस को क्लोजली स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, और वो लोग चाहे क्लोजली मॉनिटर करने की कोशिश करें कि आपकी बिहेवियर कैसी है, आपको मॉरल वैल्यूज़ क्या है, ये वो सब क्या चीज़ें जो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। देन आप जॉब एप्लीकेशंस पे तो सिमिलर चीज़, क्योंकि आप जब जॉब में जाते हैं तो जैसे पहले अथॉरिटेटिव रूल था, अभी वर्कर्स पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो टीम वर्क में रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, काम करना चाहे। तो ये सारी चीज़ जिसके अंदर होती है,
और जो लोग ऐसा काम करने चाहते हैं, जो बिलीव करते हैं, वन हु सेज दैट आई बिलीव इन द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द वर्क, एंड आई वन हु सेज दैट आई एम बिलीव इन डूइंग बेस्ट वर्क एंड ऑल्सो ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ समवन। तो दोनों में एथिकल वैल्यूज़ में डिफरेंस हो जाती है, लीडरशिप पोटेंशियल में डिफरेंस हो जाती है। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस भी होते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस में होते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें आपको डीपली एनालाइज करना है। एनालाइज करके जो हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस हैव ऑलरेडी सेड, डीपली एनालाइज करना है, एनालाइज करके आपको बताना है। तो आपको जब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो आपको देना ऐसा है कि आप वो कैसे काम कर रहा है, एथिक्स उसका जॉब में कैसा है, आप बता रहे हैं व्हाट इज द एम्प्लॉय स्टैंड्स फॉर, उसके एथिकल इम्प्लीकेशंस कैसे हैं, राइट। नाउ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ पर्सनल एथिक्स स्टेटमेंट्स, पहला होता है इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज़। दिस इज़ वन थिंग आई ऑलवेज से टू एवरीवन कि सबसे पहले होता है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सही करके रखनी है कि आपके प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपके प्रायोरिटीज़ अगर एथिक्स के हिसाब से आप चलें तो वेदर यू आर पेड और यू आर नॉट पेड, आप चाहते हैं कि आप अपना काम समय पे ख़त्म करें, आप चाहते हैं कि आप अपने प्रायोरिटाइज़ करें कि क्या पीपल के नीड्स हैं, आप उस जॉब में हैप्पी हैं कि नहीं, आप एक गुड जॉब को प्रायोरिटाइज़ करें। आप ये नहीं समय काट रहे हैं, क्वालिटी जॉब को प्रायोरिटाइज़ करें अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और ये जो आप प्रायोरिटीज सेट करते हैं ये आपको हेल्प करता है टू डू द बेस्ट इन वट एवर यू डूइंग, because jobs and what jobs you should avoid because of the conflicts of your personal ethics। ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टीज भी ज्वाइन करते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हु हैव देयर ओन एजेंडाज, हु हैव देयर ओन बिलीव्स। तो आपकी बिलीफ सिस्टम किसके बिलीफ सिस्टम के साथ मैच करती है, तो सब उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं। then makes decision easier क्योंकि you are very clear about what you really want in your life and what are your basic values are and you are not ready to compromise on your values at any cost। तो क्या होता है कि decision easy होता है क्योंकि आप you are clear in your mind कि आपको करना क्या है। improving goal setting, इसमें आपका होता है कि आपके जो गोल बनाते हैं आप उसको आप इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, एज इन सेंस कि आपने वैल्यू सिस्टम जान रहे हो, आप जान रहे हो सारे आइडेंटिफाइज और सारे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर ले, then you have to measure the various future steps that you take so that you can pursue the goal। Then redefine your redefine your leadership style because you are very clear about your ethics। as I said, आपने पर्सनल एथिक्स स्टेटमेंट अपने बना रखे हैं, आपको पता है कि कैसे काम करना है, तो आपको पता है कि कहाँ पे हमें कैसे काम करना है, कहाँ पे अपने एथिक्स वाले वैल्यूज़ डालने हैं, क्या लीडरशिप करना है, लीडरशिप स्टाइल फॉलो करना है, कैसे लोगों से काम करना है, कैसे लोगों से काम करवाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। नाउ हाउ टू राइट अ पर्सनल एथिक्स स्टेटमेंट्स, पहले है कि आप अपने कंसिडर योर ऑडियंस। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका ऑडियंस कौन है, ठीक है, बिकॉज सी पर्सनल एथिक्स तो मेरे वैल्यूज़ हैं, मेरे मॉरल्स हैं, बहुत सही बात है, लेकिन क्या होता है अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं, लेट्स गो फॉर कॉलेज थिंग, ठीक है, तो अगर हम कॉलेज के एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं तो ऑब्वियसली मेरे कॉलेज के एप्लीकेशन के जो कॉलेज की जो सिलेक्शन कमेटी, दैट इज़ द ऑडियंस। आइडेंटिफाई योर गोल्स, आप उस कॉलेज में क्यों जाना चाहते हैं, आप वहाँ जाके क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। लिस्ट व्हाट इन्फ्लुएंसेस यू, आपको ये लिखना है कि आप अगर उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या आपको इन्फ्लुएंस करता है। राइट अबाउट योर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, इसमें आपने राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग टू अप टू नाउ, आप अगर लॉयर बनना चाहते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, क्यों, किस में पार्टिसिपेट किया, क्यों पार्टिसिपेट किया, ये सब, एंड क्लैरिफाई वाई, क्यों पार्टिसिपेट किया है। दिस इज़ वन ऑफ द सम ऑफ द फ्यू स्टेप्स, यू कैन गो थ्रू द नोट्स, या पहले अपने ऑडियंस को देखिए अच्छे से वो क्या कर रहे हैं, एंड यू बी श्योर कि आप कैसे टर्म्स एंड फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें। पर्पस एथिक्स स्टेटमेंट का ज़रूर लिखें कि आखिरकार क्यों करना चाहते हैं। अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें कि आपके पर्सनल एथिक्स में कौन कौन से आपके गोल हैं। आप स्पेसिफिक जॉब या इंडस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं तो एथिक्स विच इज़ commonly need to succeed in that position। Then you write your ethical statement, आपके different steps that you want to take in your career including references to leadership, collaboration, social causes। वो सारे influences लिखिए जो आपको affect करते हैं, जो आपके पर्सनल एथिकल स्टेटमेंट में उसमें से क्या क्या चीज़ आपको हेल्प किए हैं। पर्सनल ट्रेड्स लिखिए अपने आपके जो आपको हेल्प कर रहे हैं,
राइट। देन राइट अबाउट योर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैव सेड कि आप ये लिखें कि आपको क्या क्या चीज़ आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप बिलीव करते हैं, क्या आपकी आइडेंटिटी बनाती है, तो क्या आप काम करते हैं, एंड क्लैरिफाई वाई, क्यों आप वो सब क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, सभी के अपने अपने एथिकल कोड होते हैं और वो सारे कोड सिर्फ सिर्फ आपके रिलीजन और कल्चर और एजुकेशन से नहीं आते हैं। बहुत सारे एथिकल कोड्स आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बन जाते हैं कि हम तो बहुत बार मेहनत करते हैं, हर एक बार मेहनत करते हैं, हर एक हम देख रहे हैं जब से स्कूल में हैं तब से कॉलेज में सिर्फ चीटिंग करने वाले लोग आगे निकल जा रहे हैं, फर्स्ट आ जा रहे हैं हम लोग। इट विल नॉट हैपन फॉर लॉन्ग, राइट। तो एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। तो आपने सबको जब ये करियर डेवलपमेंट वाला आप देखें तो आप अपने कोर वैल्यूज़ पे फोकस करें, डेली एक्शन पे फोकस करें और देखें कि क्या चीज़ आपको इफेक्ट कर रहा है। नाउ सैम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल एथिक्स स्टेटमेंट्स आर इज ओवर यू, कि ये कोई लीडर है जो 10 साल के एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री में बोलता है कि मेरा जो पर्सनल एथिक्स है इट इज़ डेवलप फ्रॉम अ नीड टू कीप टीम्स फोकस्ड। उसका एथिक्स यही है कि हम अपने टीम को फोकस रखेंगे और उन्हें राइट डायरेक्शन में चलाएंगे। ठीक है, राइट डायरेक्शन में काम कराएंगे। जो कोर वैल्यूज़ हैं मेरे लीडरशिप के वो यही है कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, कि हम खुद काम करेंगे और एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल दूसरों को लीड करेंगे। लीडिंग बाय एग्जाम्पल यही होता है कि आप यू वर्किंग आप तो बाकी लोग भी ना देखते कि अरे भैया मेरा बॉस ही ऐसा काम कर रहा है तो मेरे को भी वी हैव टू पुट आउट एन एग्जाम्पल। पुटिंग द नीड्स ऑफ अदर्स फर्स्ट, दूसरों के नीड्स को आगे रखना है। और इससे हम अब वो जो आईटी के जो भी लीडर बोल रहे हैं ये उनका पर्सनल एथिक्स है। Another example of personal ethics is there's another manager who says that I strive to show and promote respect for others wherever possible। जब भी हम काम करना चाहेंगे हम कोशिश यही करेंगे कि दूसरों को रिस्पेक्ट दें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैनेजर्स होते हैं कि दे आर लाइक मोर अथॉरिटेटिव टाइप, बट दे हियर कि आप दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट रख रहे हो और फिर काम आगे बढ़ा रहे हो। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, कि कैसे आप दूसरों का काम दूसरों से जब आप काम करवा रहे हो तो आप खुद ही काम करके पाए। अगर मान लीजिए कोई जैसे कोई भी काम हो रहा है, राइट, एक नई टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी से लोग नहीं जान रहे तो यू द टीम लीडर सिंपली कैन नॉट येल एट द अदर्स दैट व्हाई डू यू डोंट नो द टेक्नोलॉजी, सपोज डू इट। टीम लीडर या मैनेजर का काम ये कि पहले खुद ही सीखे वो टेक्नोलॉजी एंड मेक श्योर दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लर्न्स दैट, अगर वो उसके काम से रेलिवेंट है तो क्या होता है कि आप लीड करो एग्जाम्पल से, प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के नीड्स को प्रायोरिटाइज करो। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स। पहला है कि अगर आपका, देखिए हमने बता दिया कि मेरे मॉरल वैल्यूज़ ये हैं, मेरे जो है हम यही काम करेंगे और हमने अपने हिसाब से उसको लिख रखा है। कि लिख भी नहीं रखा, मन में सोच रखा है कि चाहे भले ही दूसरे लोग जो भी काम करें, आई विल स्टिक टू व्हाट आई वांट टू डू, आई स्टिक टू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट आई थिंक इज़ राइट। ठीक है, देर इज़ नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग, बट द थिंग इज़ कि यू थिंक इज़ राइट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर वो उन्होंने स्टिक करके रखा है कि जो भी उन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है कि इसी हिसाब से हम काम करेंगे, भले ही दूसरे लोग जो बोले क्या बोले, आई डोंट केयर, बट आई विल स्टिक टू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट एवर आई हैव डिसाइडेड। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? पहला ये कि आप बाहर का प्रेशर हैंडल कर, क्योंकि लोग आपको पहले बहुत डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं, तो यू आर वेरी सेट कि नहीं मेरा तो यही स्ट्रैटेजिक वैल्यू है, यही मेरा एथिक्स है, हम इसी से स्टिक करेंगे। तो आप बाहर के प्रेशर से हैंडल कर सकते हैं। आप डिसीजंस लेने में आसानी आपको होती है क्योंकि आपने पहले सोच रखा है कि हमें कैसा काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने पॉलिसीज़ को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है, और जो भी वर्क होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने में। देन कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो आपकी पब्लिक इमेज और कॉन्फिडेंस को ही बढ़ाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर सही तरीके से काम कर रहा है, इट इज़ लाइक द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। वही हुआ ना कि आपका है कि अगर आप सही तरीके से अपना एथिकल वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपका ब्रांड इमेज बनेगा, गुडविल बनेगा, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये कैसे आप अपना बना रहे हो। देन व्हाट आर द वेरियस स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल्स। उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करता है टू डिफरेंट इश्यूज ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके स्टेक होल्डर्स से चलता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स, इफ दे आर नॉट वेरी हैप्पी एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड दे थिंक यू आर नॉट एथिकली इनकरेक्ट, और जहाँ भी प्रॉब्लम होता है
तो फिर वो प्रॉब्लम गड़बड़ हो सकता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के एग्जांपल्स आप गूगल करके देखें, आपको ढेर सारा मिल जाएगा। और जो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जो भी करते हैं ना, उनकी बिजनेस बहुत भयानक डूबती है एंड आजीवन उनका एक ब्लैक लिस्ट में नाम चला जाता है। जब भी कॉर्पोरेट फ्रॉड का बोला जाता है, उन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले ज़बान पे आता है। तो क्या होता है कि और उसके बाद क्योंकि उन्होंने अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने अपने जो कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज़ एवरीवन, दे हैव नॉट टेकन केयर ऑफ देम। आपको समझना है, ऐसा नहीं है कि उनको खुश करने के लिए करना है। बेसिकली करना है कि वो भी जो भी इन्वेस्ट किए हैं आप पे, उनको सही कंपनसेशन मिलना चाहिए। उनके अगर कुछ इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए। देन अगर एम्प्लॉयज़ के साथ कोई एम्प्लॉयज़ की तरफ से कोई अगर इम्प्रॉपर रिक्वेस्ट आती है, तो वो उसको डिस्करेज करना चाहिए, बिकॉज यू देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोई आपको आके बोल रहा है कि सर क्या कर रहे हैं आप, आपका काम तो एकदम स्लो चल रहा है, आप इतना एथिकली काम करते हैं, हम लोग कभी प्रॉफिट में नहीं जा पाते हैं, आप ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे तो आपका भी अच्छा रहेगा, आपका घर ऐसे चलेगा, हमें भी बोनस मिलेगा। बट द मैनेजर सेज नो, दिस इज़ हाउ वी सपोज टू डू, सो दिस इज हाउ वी सपोज टू डू। वो जो भी हो इम्प्रॉपर रिक्वेस्ट को ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता है, एंड ये जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रेंथन करता है। Obviously there is good brand system, there is good brand name, there is good will, and you're making a sound organization, तो आपका organization और strengthen नहीं होगा। Now what are the various principles of code of conduct? तो they basically 5 fundamental principles of code of ethics। ये पहला होता है आपका इंटीग्रिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ऑनेस्ट हो, आप इट इज़ बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ वंस कैरेक्टर। ऑब्जेक्टिविटी है कि कोई एक्सपर्ट शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अननेसेसरी इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर्स। कि आपने जो भी दूसरों का, जो भी कोई एक्सपर्ट या कोई आके कोई बायसनेस से या किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो आपके बिजनेस को वो इफेक्ट नहीं कर सके। बिजनेस कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर ऑफ इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। बिजनेस कॉन्फिडेंस मतलब कि बिजनेस कॉम्पिटेंस मतलब क्या, कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसका प्रोफेशनल नॉलेज बहुत सही है, आपको स्किल उसका सारा चीज़ पता है काम करने का, आपका पता है कि आपको एम्प्लॉयज़ को आप सही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और बिजनेस प्रोफेशनल शुड एक्ट एसिडियसली। व्हाट डज एसिडियसली मीन? एसिडियसली मतलब होता है शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवियरेंस, कि आप एकदम अच्छे से उसको आप सही तरीके से ध्यान रख रहे हैं और सारे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो कर रहे हैं। देन इज कॉन्फिडेंशियलिटी, ये है कि कोई भी एक्सपर्ट शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड शुड नॉट रिवील एज मच इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज। किसी और को आप अपने कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो ना बताएं। जो आपका कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने बिजनेस तक रखें, उसे बाहर ना बताएं, राइट। देन प्रोफेशनल बिहेवियर, की प्रोफेशनल बिहेवियर यू ओबे द लॉज, जितने भी रेगुलेशंस होते हैं वो सारे चीज़ फॉलो करें। सो कोड ऑफ एथिक्स इज स्मॉल डायग्राम इफ ऑन नेट, जो आप फेयरनेस फॉलो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट रखो और ऑनेस्टी रखो। नाउ देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। एक होता है शॉर्टर एथिक्स, एक होता है लॉन्गर एथिक्स। द शॉर्टर कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? जनरली एक स्मॉल फ्रेमवर्क होता है विच जो प्रोफेशनल्स को गाइड करता है, प्रोफेशनल्स ऑफ द सोसाइटी किसी मॉरल्स, गोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ गाइड करता है। एंड they have strength in the fact that they are more concise and therefore more likely to read from by the members of the society. नाउ ये ज़्यादा पर्सनल इंटरप्रिटेशन के लिए ओपन होता है, एप्लीकेशन के लिए इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन, और ये फ्लेक्सिबल होता है कि जैसा चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, उस हिसाब से हम उसके चेंजेस कर ले रहे हैं। ड्रॉबैक्स यही है कि जो आपके शॉर्टर कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ये स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन होता है and it does not provide a specific course of action and the member must decide the suitable course by interpreting the course themselves। खुद से उन्हें डिसाइड करके फिर लेके जाना है। लॉन्गर कोर्स ऑफ एथिक्स का क्या फ़ायदा होता है? लॉन्गर कोड ऑफ एथिक्स ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, क्योंकि उन्हें एक एक चीज़, सारा चीज़ लिखा रहता है, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारा चीज़ लिखा रहता है। तो वो लोगों के साथ क्या होता है, काम करने में आसानी होती है। कहीं भी एथिकल डिलेमा आया, कोई मेंबर्स में प्रॉब्लम्स आई, कोई शॉर्टकमिंग्स आई, तो वो पूरा चीज़ क्योंकि एकदम लॉन्ग तरीके से अच्छे से पूरा लिखा हुआ है, तो कहीं भी प्रॉब्लम जो होती है। लेकिन yeah, that's it. And shortcoming of this longer code is that many of the members will not have the patience and motivation to go to details। एक एक चीज़ वो नहीं पढ़ते हैं।
एक कंडक्ट का क्या क्या आपका कंटेंट्स होना चाहिए, तो रैशनली दैट इज़ योर इम्पोर्टेंस, उसे क्या वैल्यूज़ है, द गाइडलाइंस फॉर कंडक्ट, जो काम करे उसे क्या गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, सैंक्शंस का मतलब होता है कि अगर थ्रेटन पेनल्टी फॉर डिसोबेइंग अ लॉ और रूल, एंड रिसोर्सेज एंड रेफरेंसेस आप कहाँ से ले रहे हैं. नाउ डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कॉर्पोरेट बिहेवियर, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग. आपका पहला है कि आप कैसे डेवलप करेंगे किसी में कॉर्पोरेट एथिकल बिहेवियर. तो सबसे पहले है कि आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल इश्यूज एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. किसी देखिए, हम लोग जब एथिक्स बनाते हैं तो अगर मान लीजिए एज स्टूडेंट्स आप लोग का अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का सिर्फ अगर एथिक्स बनता है, तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या अगर आप लोग एज पर एग्जाम्स देते हैं उसका एथिक्स बनता है चीटिंग ना करो, दूसरों को ना टोको, दूसरों को मिसगाइड ना करो, ये सारे एथिक्स बनते हैं. सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में आपने ढूंढना है कि कहाँ कहाँ इश्यूज अराइज हो सकते हैं. वर्क प्लेस में बहुत टाइप के इश्यूज रहते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर बायसनेस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं. आई डिस्कस इन वन ऑफ माई अदर वीडियोज़ विच इज़ ऑन एथिकल डिलेमा. लेकिन आपके ये सारे और वर्क प्लेस एथिक्स, तो इसमें हम आपको वर्क प्लेस एथिक्स में हम सारा डिस्क्राइब करके बताएंगे किस किस तरह के आपके वर्क प्लेस एथिक्स में वर्क प्लेस डिलेमास हो सकते हैं. तो आपने सबसे पहले असाइन करना है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हैम्पर कर सकते हैं. उसके बाद आप उसको असाइन कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग को. देन आप एक असाइन आप एनालाइज करें एक जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं, कि मान लीजिए जेंडर बायसनेस हो रही है कि जेंडर में फीमेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है या मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, और आप लोग सम पीपल हैव इश्यूज रिगार्डिंग इट. तो आप पहले देखेंगे कि जो मैनेजर्स हैं वो पहले देखेंगे अभी क्या जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है वो क्या है, और उस जो अच्छा सही प्रैक्टिस होता चाहिए एक नया कोड ऑफ कंडक्ट आप फ्रेम करेंगे. और देन वी विल रेज द वेरियस फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स, जो अलग अलग फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल. तो आइडेंटिफाइंग प्रैक्टिकल इश्यूज एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में क्या क्या प्रैक्टिकल इश्यूज हो सकते हैं. इसमें आपके एम्प्लॉयज़ राइट हो गए, एथिकल बिजनेस कंडक्ट्स हो गए, environment protection, child labor, discrepancies in the wages of women employees, bonded labor, ये exploitation of organized labor, minimum wages के कारण, obligations of the large and the multinational corporations. देखिए मिनिमम वेज और ये बॉन्डेड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ये जितना है ना इस पर लॉ बना हुआ है. There are various laws which are made by the government of India, and the thing is one has to create awareness among the various people कि आपका वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो. बट एथिक्स इज़ वॉट, एथिक्स इज़ समथिंग विच गोज़ बियॉन्ड द लॉ. ये लॉ से थोड़ा आगे जाता है. वो बोलता है कि भैया लॉ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हम भी यही करेंगे चाहे जो हो जाए. अगर हमें फ्री में भी अगर आपको मिनिमम वेजेस में कम वेजेस में अभी 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 आप देखिए अभी का सिचुएशन अगर आप देखिएगा तो दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ माइग्रेंट्स हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू द होमलैंड. तो होमलैंड में उन्हें उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तभी ना बाहर गए थे. और आज जब सारे के सारे अपने घर वापस आ गए तो ये मज़दूरों की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है. तो अभी लो रेट में एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बनेगा. तो एज एन एम्प्लॉयर ये आपका काम होता है कि आप देखिए कि आप उनको एक्सप्लॉयट ना करें. एंड दिस इज़ समथिंग विच गोज़ बियॉन्ड एथिक्स, बियॉन्ड लॉ. इट इज़ योर एथिकल वैल्यू विच डिटर्मिन्स कि नहीं, चाहे हम इसको सही तरीके से ही काम करेंगे. Then is analyzing, then practicing a frame and practice analyzing existing practices and framing a code of conduct. आप अभी के जो भी है practices उसको अच्छे से analyze करेंगे. एंड देन ये सारे होते हैं आपके प्रोडक्ट लायबिलिटी, वर्क राइट्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वाइट कॉलर प्रॉब्लम्स, वाइट कॉलर क्राइम एंड चाइल्ड लेबर. वाइट कॉलर क्राइम्स आप जानते हैं क्या होता है. इट इज़ लाइक फ्रॉड, जो कॉर्पोरेट फ्रॉड होता है. दो होते हैं, एक वाइट कॉलर होते हैं, एक ब्लू कॉलर होते हैं. वाइट कॉलर्स वो होते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं, ब्लू कॉलर्स वो होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं. तो वाइट कॉलर क्राइम्स क्या क्या होते हैं, जो कॉर्पोरेट फ्रॉड होती हैं, ब्राइबरी होती है, जो थेफ्ट होता है, जो फॉर्जरी होती है, जो गलत काम करने वाले होते हैं, चाइल्ड लेबर होते हैं. ये सारे इश्यूज़ को आपने पूरा एनालाइज करना है. और एनालाइज करके बाद आपको कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है. तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, जिसमें अलग अलग देयर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ एनालाइजिंग एंड फॉर्मिंग कोड ऑफ कंडक्ट. पहला इसी में है एक बेंच मार्किंग. बेंच मार्किंग का हमने अगर सिंपल से आपको समझाना है तो आप ये समझिए, मान लीजिए आपके मिड सेम के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. मिड सेम के एग्ज़ाम्स 30 मार्क्स के हैं.
मान लीजिए इट इज़ सम फाइनेंशियल पेपर और सम स्टैटिस्टिकल पेपर वेयर यू हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फुल 30 मार्क्स, फाइन। तो पहले भी बहुत लोगों को 30 मार्क्स आ रखे हैं। आप जब अपना एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 25 आता है। बेंच मार्क इज़ वॉट, फुल मार्क्स का बात नहीं कर रहे हैं, बेंच मार्क इज़ वॉट, इट इज़ 30, कि बाकी लोगों को 30 आ रखा है तो हम भी ये कोशिश करें कि हमें 30 आए। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो भी है आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट किया और स्टैंडर्ड वैल्यू की सेट करने के हिसाब से बाकी लोगों को उसके हिसाब से काम करने के लिए बोला, ठीक है। अभी बेंच मार्किंग, लेट्स गो इन डिटेल। बेंच मार्किंग इज अ प्रोसेस, कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द वर्क्स एंड सर्विस मेथड्स अगेंस्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द बेस्ट आउटकम्स। आपने पहले किसी भी आप कोई भी काम जो हो रहा है उसका कुछ स्टैंडर्ड आप कैलकुलेट करते हैं या बेस्ट तरीका ढूंढते हैं काम करने का, जो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, या बाकी लोगों ने काम कर रखा है तो वो डिपेंड करता है कि कैसा है, और उसके हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एसेस करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। और उसके बाद अगर कोई कहीं पे कमी होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने में डेवलपमेंट ला सकें ताकि अच्छे से काम हो सके। तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे चेंजेस, ठीक है। उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि हाई क्वालिटी आउटपुट हो रहा है या लो क्वालिटी इंफीरियर क्वालिटी आउटपुट हो रहा है। एंड देन सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होता है, बोथ इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन फॉर आइडेंटिफाइंग मेथड्स दैट कैन यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्योंकि आपने पहले सोचना है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए हम क्या क्या चीज़ लें, किस किस चीज़ को हम अपना बेंचमार्क। देखिए हमने जब बताया कि एक मार्क्स एक स्टैटिस्टिक्स के पेपर में या मैथ्स के पेपर में जहां आप 30 मार्क्स, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि एक पेपर है जिसमें इतने मार्क्स आए। तो अब अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में तो कितने सारे काम होते हैं, तो हर एक काम को आप लेके करेंगे कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट काम है जिसमें आपको बेंच मार्किंग करना है, और आप कैसे ढूंढेंगे कि वो जो है वो कौन कौन से काम हैं। तो आप सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हम अपने घर में रह के तो सोचते हैं कि एक आलू गोभी की सब्जी बनानी सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड वन आलू गोभी द सब्जी विच ड्राइव्स एवरीथिंग, डजंट हैपन दैट वे, नो। Go on YouTube, go on to different restaurants, go to different families, there are other people who's like कि देखिए नहीं सिर्फ आलू गोभी की सब्जी में इतनी सारी सब्जियां बनती हैं, ठीक है। तो आपको बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी जितने सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं आपके, जो भी ऑर्गेनाइज आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको सबको ही को देखना है आपको। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इन सबको को देख के ढूंढती है कि सबसे की परफॉर्मेंस एरिया क्या है, क्या चीज़ है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करती है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बाकी लोगों से बेहतर बनाती हैं, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू the notes have been given, इसमें दिया हुआ है कि आपके जो बेंच मार्किंग है वो आपको इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आप लर्न करते हैं, देखते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है, आप कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को बेहतर कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनको एफिशिएंट कर सकते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटर्स आपके कौन कौन से हैं। देन बेंच मार्किंग बेसिकली अ टीम एक्टिविटी। वाई ए टीम एक्टिविटी? बिकॉज वो सारे टीम से लेती हैं, ठीक है। ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन खुद ने उसने देखा और उन्होंने खुद में डिसाइड कर लिया, राइट। वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उनसे बात करते हैं, जो टीम जो भी है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स या वॉट एवर द टीम इज़, उनसे वो डिसाइड करते हैं कि आप बताओ कि कौन कौन से की एरियाज़ हैं, सजेशन लेने की कोशिश करती है और उसे इनकॉपरेट करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनल अपना मेंबर्स का देखती है, वो एक्सटर्नल कंसल्टेशन भी लेती है। कंसल्टेंसी सर्विस आर देयर, नो, दे ट्राई टू टेक कंसल्टेंसीज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो। अभी बेंच मार्किंग क्या है? ये एक नया वे इंट्रोड्यूस करता है काम करने का, एम्प्लॉयज़ का टैलेंट्स यूटिलाइज करने का, जो एक्टिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एट ऑल विद कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स। देन इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल टीम्स होती है वो ऑब्टेन करती है, एनालाइज करती है डेटा और रिकमेंड करती है चेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। नाउ बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। एक हो गया इंटरनल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग क्या होता है कि जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं उसमें जितने भी डिविजन्स या डिपार्टमेंट्स हैं जो सेम टाइप का काम करते हैं, उनका जो सेम टाइप का काम है उसको आप परफॉर्मेंस बेसिस मान के एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और जो बेस्ट जो जिसका हो रहा है या जो बेस्ट जिसका परफॉर्मेंस जा रहा है उसको स्टैंडर्ड मान के फिर बाकी लोगों से आप कोशिश करते हैं, बाकी जो परफॉर्मेंस उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
फंक्शनल जो बेंचमार्किंग होता है ये एक इंटरनल बेंचमार्किंग के जैसा ही होता है, बट इट इज़ अ बेटर अप्रोच, क्योंकि वो क्या करता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नहीं देता है, वो बिजनेस मतलब सिमिलर बिजनेस यूनिट्स, अगर प्रोडक्शन ऑफ स्टील है तो प्रोडक्शन ऑफ स्टील ऑफ द वेरियस स्टील ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, तो इन इंडिया की ले रहे हैं, और जितने भी स्टील ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया हैं उनका जो वो लोग काम कर रहे हैं, उनका कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उनका क्या की परफॉर्मेंस एरियाज है, उसको वो लोग आइडेंटिफाई करके काम करने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग हो जाती है कि जब कस्टमर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इट इज़ कंपेयरिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन विद द अदर कंपनीज इन द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बेस्ट आप स्टील इंडस्ट्री का देख रहे हैं, जब स्टील इंडस्ट्री का प्रोडक्शन का देख रहे हैं, सिर्फ इंडिया में ही देख रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल हो गया। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग देख रहे हैं तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज़ है उसके क्या क्या तरीके हैं काम करने के, ताकि वो लोग बेस्ट उनके बेस्ट क्या क्या आउटकम एरियाज हैं, आप तब जब कॉम्पिटिशन में आके आप सोचते हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में और काम आता है। नाउ सम ऑर्गेनाइजेशन दे से दैट बेंचमार्किंग जो है वो प्रोजेक्ट के बिगनिंग में ही स्टार्ट हो जाती है कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करके बेस्ट की परफॉर्मेंस एरियाज निकाला और उसके बाद काम करना शुरू किया। जैसे मिड सेम के एग्जाम्स में अगर 30 मार्क्स है, स्टैटिस्टिकल पेपर है या मैथ्स का पेपर है जिसमें आपको पता है कि आपको 30 के 30 मार्क्स आ सकते हैं, तो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और किसी किसी में क्या है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को देखते हैं और उस हिसाब से वो अपना जो भी है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ बेंच मार्किंग स्ट्रैटेजीज टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग, सेटअप टाइम, इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स, सर्व पर आवर, कट इन द डिलीवरी टाइम, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। नाउ क्या स्टेप्स क्या हैं इफेक्टिव बेंच मार्किंग के? सबसे पहले है कि आप की परफॉर्मेंस एरियाज दिखाएं। देखिए जैसे हमने आपको पहले कहा कि सब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ये परफॉर्मेंस एरियाज होते हैं। आपने डिसाइड करना है कि एज़ पर योर ऑर्गेनाइजेशन, एज़ पर योर नीड, विच इज़ द की परफॉर्मेंस एरिया जहाँ पे आपका जो वर्क हो रहा है, जिसको KPAs हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इन जनरल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया की परफॉर्मेंस एरियाज। अब हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स या फिर उस प्रोडक्ट जो भी वो मैन्युफैक्चर करे उसके सब्स्टिट्यूट्स, उन लोग को आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा हमारे की परफॉर्मेंस एरिया तो हमें पता चल गया, अब हम देखते हैं कि बाहर में अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स और सब्स्टिट्यूट्स हैं। उसके बाद वो कुछ की स्टैंडर्ड्स एंड वेरिएबल्स सेट करते हैं जिसको वो मेजर करते हैं कि वो की स्टैंडर्ड जो की परफॉर्मेंस एरिया है उस हिसाब से मेजर करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। तो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं कि उसके बाद उस हिसाब से मेजर करें। पहले वो लोग सेट किया, देन उन लोग मेजर किया। मेजर करते हैं ये स्टैंडर्ड वेरिएबल्स रेगुलरली एंड ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, कि हम देख रहे हैं कि ये सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, हम लोग मेजर करते रह रहे हैं। अगर बहुत अच्छा चल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो एक एक्शन प्लान डेवलप करते हैं ताकि हम उनके कॉम्पिटिटर से वो आगे रहें। बेंचमार्किंग वही हुई ना। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाते हैं या एक्शंस बनाते हैं ताकि वो एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके और मॉनिटर लगातार करते रहते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस सही चल रही है कि नहीं। अगर सही चल रही है तो बहुत वेल एंड गुड, नथिंग लाइक दैट। और अगर नहीं चल रही है या फिर कम चल रही है तो उसको कैसे हम बेहतर करते जाएं, राइट। And the third and the last point in developing the code of conduct is fundamental philosophical problems. इसमें क्या होता है, आपने एथिकल ऑब्लिगेशंस ध्यान में रखना है। आपको देखना है कि किसी इंडिविजुअल का उसके रिलेशनशिप, उसकी सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। आपको उसके एरिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर एज इट लार्ज देखना है, राइट। नाउ दिस ये फिलोसफिकल वाला जो होता है, इट ऑल्सो इट ऑल्सो इज हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल मोरालिटी एंड सोशल मोरालिटी। देखिए ऐसे बिजनेस, अब द मेन एम ऑफ दिस अप्रोच इज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन बिजनेस वैल्यूज़। बिजनेस वैल्यूज़ क्या होते हैं? बिजनेस वैल्यूज़ होते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फिलोसफिकल लास्ट वाला, कैसे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग ने लास्ट वाला जो बताया कि फिलोसफिकल वैल्यूज़ होते हैं या बिजनेस वैल्यूज़ हम उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो बिजनेस वैल्यूज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक बिजनेस के जो बिलीव्स होते हैं उसे बिजनेस वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे क्या, एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो गया, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोडक्शन हो गया, एंथुजियास्टिक टीम वर्क हो गया। दिस आर सम एग्जाम्पल्स कि और बिजनेस क्या बिलीव करता है कि उसके क्या क्या अपने वैल्यूज़ हैं।
उसके बाद ये जितने वैल्यूज जब वो आइडेंटिफाई कर देते हैं, उसके बाद पूरी लगन के साथ उसको काम करने की कोशिश करते हैं, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं और उन्हें डे टू डे एक्टिविटी में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और वो लोग ये बिलीव करते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो हमें मैनी फोल्ड रिजल्ट्स मिलेंगे हमारे। अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं कि आप सही तरीके से स्टडी कर रहे हैं, भले ही आज आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या मान लीजिए आज आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, बट यू हैव दैट सर्टन बिलीव दैट इफ़ आई फॉलो दिस पैटर्न रेगुलरली एंड इफ़ आई फॉलो दिस थिंग्स रेगुलरली, इन लॉन्ग रन आई एम गोइंग टू सक्सीड इन माई लाइफ। यही हुआ ना। इसमें आप बिजनेस वैल्यू से जो वो करते जा रहे हैं। और इन जनरल मोस्ट कॉमन वैल्यूज दैट फैसिलिटेट इंप्रूविंग प्रॉफिट्स एंड द इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर परसिस्टेंट प्रोग्रेस, एक ईगर, एक इंथुजियाज्म कि हम लगातार अपना काम करेंगे, हम लगातार अप टू डेट रहेंगे ताकि हमारा प्रोग्रेस होता रहे। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स जब ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर्स वी से दे आर थ्योरीज लाइक कस्टमर्स आर गॉड, कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट। आप पहले क्या होता था, आप जो भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करते थे वो कस्टमर्स को खरीदते, लेकिन अभी के समय में कस्टमर्स के अपने नीड्स हैं, अपने डिमांड्स हैं, उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है सोल्यूशंस। ऐसा काम करना है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहे। नेक्स्ट इज पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल इज योर ह्यूमन रिसोर्स। पहले पर्सनल मैनेजमेंट था, अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये वाला भी पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो वीडियो प्रोवाइडेड इन द प्लीज गो टू इफ यू हैव दीज डाउट्स नो, आप एक कहीं किनारे में लिख लें स्टार मार्क करके, ये पर्सनल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जब खत्म हो जाए वीडियो तो अगर आप चाहें तो वापस से प्ले लिस्ट में जाके ये पर्सनल डेवलपमेंट देख सकते हैं, ये चारे में दिया हुआ है। तो आपका जब अगर सही से काम होता रहता है तो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो भी डेवलप होते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज पहले था कि ह्यूमन रिसोर्सेज सिर्फ पैसे के लिए काम करे, अभी के समय है ह्यूमन रिसोर्सेज आर योर एसेट्स हु जनरेट बिजनेस, हु प्रोवाइड यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन इनोवेशन भी आता है। इनोवेशन क्यों? क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को है कि अपने वैल्यूज़ को के बारे में हैंडल करना है, सब तरीके से अच्छे से काम करना है, तो वो लोग नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, एम्प्लॉयज़ भी, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज़ द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एक सिंसियर एफर्ट इज मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जितने भी बिजनेस होते हैं वो उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हो रहे हैं उसका बेस्ट मैक्सिमम यूज़ कर सके। ऑप्टिमल यही हुआ ना, बेस्ट मैक्सिमम यूज़ कर सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एथिक्स मैनेजमेंट और कन्वेइंग कोड ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एथिक्स मैनेजमेंट में दीज आर द वेरियस स्टेप्स। let's विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल, राइट। पहला आता है कि आप एक फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ। ठीक है, तो आपने क्या किया, यू नो व्हाट द बिजनेस वैल्यू स्टैंड्स फॉर, you know what are the various ethical standards of your organization, you know what are your various moral standards, what are your business basic ethics. Depending upon the various business ethics, depending upon your code of ethics that your organization follows, depending upon the जो behavior, जो आपका ethical behavior है आपका, आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, स्टेटमेंट वैल्यूज़ बनाते हैं, जो होता है कि इस हिसाब से या इस तरीके से ये एक कंडक्ट क्या हुआ, काम करने का तरीका, आप एक फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ उस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। इट इज़ बेसिकली अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारे इंस्पिरेशनल कंटेंट्स आते हैं और स्पेसिफाई करता है क्लियरली कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल फ्रॉम द वेरियस और पीपल एट वर्क, राइट। और वो बहुत इनकॉर्पोरेट करता है कि क्या क्या आपका काम होना चाहिए, क्या नहीं काम होना चाहिए, क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये सारे। और द कोड ऑफ एथिक्स इज लॉन्च एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेदर इन वन मैन और इन फुल ब्लोन ब्रिक एंड मोटार कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, मतलब जो आपका प्रॉपर ब्रिक एंड मोटार से अगर इंटरप्राइज बनी है, आपकी कोड ऑफ एथिक्स बनती है। स्मॉल बिजनेस के लिए जनरली अनरिटन रहता है, लेकिन इट इज़ देयर। लार्ज बिजनेस क्यों क्या होता है, वो लोग जनरली क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो वो लोग ये कोड ऑफ एथिक्स लिख के रखते हैं। कोड ऑफ एथिक्स इज अ बज़वर्ड टू द एम्प्लॉयज विच दे ऑपरेट द एथिकल नॉर्म्स एंड इट स्पेशली इज यूजुअली स्पेसिफाइज मेथड्स फॉर रिपोर्टिंग वायलेशंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस कि अगर वायलेशंस होएगी तो क्या करेंगे, एंड कौन सा स्ट्रक्चर उनको अगर फॉलो करना है अगर इन डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ तो।
they say that a code of ethics is just as important as a sound marketing plan, a sound financial strategy, and an organization business and an organized business plan. जितना ज़रूरी एक अच्छा मार्केटिंग प्लान होता है, एक सही फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होती है और एक ऑर्गेनाइज बिजनेस प्लान होता है, उतना ही ज़रूरी ये कॉर्पोरेट कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं. कोड ऑफ एथिक्स इज यू कैन गो थ्रू दिस, दीज आर जस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नोट्स मिल जाएंगे. बस यही है इसमें कि कोड ऑफ एथिक्स होता है कि बहुत सही तरीके से काम करने के लिए और सब होता है. और ये कोड ऑफ एथिक्स जो होता है हर एक बिजनेस में वैरी करता जाता है और जैसे आपका एनवायरनमेंट होता है उस हिसाब से आपके जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो भी वैरी करते हैं. और आपको अपने पर्सनल को जैसे जब आप हायर करते हैं तो आपको ये जो उनकी ट्रेनिंग होती है, जो उनकी इंडक्शन प्रोग्राम होती है, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोड ऑफ एथिक्स उनको प्रॉपरली ट्रेन करो, उनकी इंटीग्रिटी, उनका अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ, तो वर्ड इज कल्चर नॉर्म्स बताओ. राइट ना अभी के समय में कस्टमर्स इंपॉर्टेंट है. आई टोल्ड यू द स्टेक होल्डर्स आर द कस्टमर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. गुड गवर्नेंस आता है, प्रॉपर बिजनेस एंड ओनर बिहेवियर्स आते हैं. मार्केट इज़ फ्लडेड विद न्यूमरस ऑप्शंस. राइट तो अगर आप एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो कर रहे हैं और आप एथिकली सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो अगर आप गलत तरीके से चल रहे हैं तो क्या होता है, उनके पास और भी ऑप्शंस हैं जाने के. ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं तो कुछ नहीं, उनके पास बहुत सारे उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है. देयर लॉट्स ऑफ प्लेसेस दे कैन गो टू, देयर लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्पिटिटर्स व्हिच आर देयर. इफ़ यू फॉलो गुड कोड ऑफ एथिक्स, आपका फॉर्मल गुड कोड ऑफ एथिक्स आपका बना रहेगा तो आपकी बिजनेस ही ग्रो करेगी, बिजनेस फ्लोरिश करेगी. नाउ लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल. राइट जैसे गूगल है, ठीक है. गूगल का जो होता है द गूगल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ रेडिली अवेलेबल ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे गूगल करने पे. ठीक है, गूगल का कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है कि अल्फ़ाबेट, दिस द गूगल्स पेरेंट कंपनी, हैज एस्टैब्लिश अ कोड ऑफ कंडक्ट अंडर द इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शंस इस वेबसाइट फॉर करंट एंड फ्यूचर स्टेक होल्डर्स टू रिव्यू. Google emphasizes the values it maintains and outlines a variety of important factors throughout the code of conduct. The document clearly states who must adhere to the standards it set forth and how misconduct will be addressed. The code underscores the importance of speaking up and taking action against wrongdoing. बोलता है कि जो भी गलत करे उसके बारे में आप बोलो. And complementing the scope of Google's operations and future. For example, one section of the code of conduct is dedicated to company's dog policy, where the company suggests it's key to the unique organizational culture. Organized होता है, concise होता है, well organized होता है. Right? अगर आप जैसे कोको कोला, अगर कोको कोला का कोड ऑफ कंडक्ट आप देते हैं तो उसका यूनिफाइंग थीम है इंटीग्रिटी. The theme acts as a foundation for every component of the code of conduct, including rules about the use of company assets, use of information, conflicts of interest, dealing with external stakeholders, partners. और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कोको कोला ने ये सारे जो जितने भी कमिटमेंट इश्यूज जो उनके होते हैं उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट में डाल दिया है. वो कोड ऑफ कंडक्ट उनका ये भी आउटलाइन करता है कि क्या नेसेसरी डेफिनेशंस है, डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, एडिशनल रिसोर्सेज हैं जो बेनिफिट करते हैं एम्प्लॉयज़ को. इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव. देन हर्शे है, हर्शे एक चॉकलेट का ब्रांड है. वो क्या करते हैं, उनका जो कोड ऑफ जो कंडक्ट है इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग. वो लोग क्या करते हैं, दे ड्रॉ देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द कंपनीज लाइन ऑफ चॉकलेट्स. बियॉन्ड दिस विजुअल अपील जो उनका रहता ही है, द कोड ऑफ कंडक्ट इज एक्सट्रीमली वेल रिटन एंड ऑर्गेनाइज. द कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाई वॉट इट मीन्स टू बी अ पार्ट ऑफ हर्शले टीम and how each individual can contribute to the values of the organization by adhering to the standards of code of conduct. हर्शे का जो कंपनी है उन्होंने कहा है दे इंक्लूड्स व्हाट इफ, ठीक है, सिनेरियोज थ्रू द कोड ऑफ कंडक्ट. उसके बाद वो सिनेरियोज उनको हेल्प करते हैं सारे एम्प्लॉयज़ को टू मेक डिसीजंस अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होती है, या हरासमेंट रिपोर्ट करना, या गिफ्ट्स फ्रॉम वेंडर्स उनके पास. और ये भी एक एथिकल डिलेमा ही हो जाता है, एथिकल इशू हो जाता है कि आपके वेंडर्स आपको गिफ्ट्स देते हैं ताकि आप उनसे और ख़रीदे, तो ये इसको कैसे आप डिक्लाइन करोगे. देन दिस एक्सलेंट जॉब इन प्रमोटिंग हर्शलेज कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. अगर गुड कोड ऑफ कंडक्ट है जो सब फॉलो करे तो सही ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी हो जाता है और बताता है कि कैसे एम्प्लॉयज़ को ऐड करना चाहिए. स्टारबक्स
अनदर एग्जाम्पल आई गिव यू इज़ अ स्टारबक्स। स्टारबक्स क्या कॉफ़ी ब्रांड है। इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ये स्टार्ट करता है बाय आउटलाइनिंग द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ द स्टारबक्स। क्या चीज़ के लिए कंपनी है, किस चीज़ के लिए ड्राइव करती है, सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन, रिस्पेक्ट टू वर्क, एनवायरनमेंट, बिजनेस प्रैक्टिसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ लिखती हैं। और वो ये भी आंसर्स करती है सेवरल क्वेश्चंस विच द एम्प्लॉयज़ कैन रेफरेंस बाय फेसिंग सर्टन अनसर्टनिटीज। वो जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शंस रहते हैं ये रीडर्स को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में सच सिचुएशंस एंड व्हाई दैट बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टारबक्स। एडिशनली स्टारबक्स में था एक यूनिक एथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क था टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ व्हेन दे आर फेस्ड बाय एथिकल डिलेमास इन द वर्क प्लेस। इसी तरह पेप्सिको का भी है कि एक स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं जहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशन जो मिसकंडक्ट और डिसिप्लिनरी वाले होते हैं वो अगर लिखते हैं तो कहाँ पे क्या कर सकते हैं। इस तरह के से ना वजह से फेसबुक का है। फेसबुक आप देखें, फेसबुक तो हम लोग सभी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अपना कोड ऑफ कंडक्ट, ये इनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि इट डज़ नॉट कंटेन इमेजेस और विजुअल्स। द कोड ऑफ कंडक्ट इज सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईजी टू अंडरस्टैंड। ये सारे वो बहुत सारे इश्यूज़, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कवर करते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एरिया, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, हरासमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द यूज़र डेटा। देन इट ऑल्सो हाईलाइट्स कि एम्प्लॉयज़ जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं वायलेशंस का, एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हैं टू द सोर्सेज दे फील दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल विद, toward the HR department, the legal department, and the code of conduct also includes companies whistleblower and complaint policy। तो देखिए अब बाकी माइक्रोसॉफ्ट का अलग है, जॉनसन जॉनसन का अलग है, जितने भी अच्छे अच्छे कंपनीज़ हैं, ऐसे भी कोई भी कंपनीज़ हैं, वो लोग अपना प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखते हैं ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ का भी आसान हो। और जब हम पढ़ रहे हैं एज ए यूज़र, एज अ कस्टमर, जब हम लोग पढ़ते हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट तो वी आर सेटिस्फाइड कि वो लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। नॉट लीगल एज आई सेड अगेन, बट इट इज़ देयर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन से एक एथिकल कमिटी बनाती है। एथिकल कमेटी का क्या काम होता है, जितने भी एथिकल नेचर के जो भी कंसर्न्स होते हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो डिलेमास होते हैं, वो उसके सामने उनके सामने लाते हैं। देन वो लोग प्रिपेयर करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। वो एथिकल डिलेमा जो भी निकलते हैं उसको सॉल्व करते हैं। वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एथिकल पॉलिसीज़ और एथिकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन को है कि उसी जो एथिकल स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स के हिसाब से उन्हें काम करना है। तो एथिकल कमेटी बनाने के लिए क्या करना है, पहले एक बोर्ड लेवल पे एथिकल कमेटी बनाया, राइट। देन एक मैनेजमेंट लेवल पे एथिकल कमेटी बनाया, और उसके बाद जो लोग सारे उन्होंने एक जो सारे ऑपरेशंस देख रहे हैं, एक सारे एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स बता रहे हैं, और कमेटी शुड बी कंप्राइज ऑफ द ऑब्वियसली द सीनियर ऑफिसर्स। देन इज़ द एथिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। सी कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एथिक्स का पूरा बना लिया, आपने सारे चीज़ एथिक्स का पूरा बना लिया, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बना ली, आपने एथिकल का ये कमेटी बना ली। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अगर आपके एम्प्लॉयज़ को समझ ही में नहीं आ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। तो बेसिकली कम्युनिकेशन सेड इन प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल इज़ अ टू वे प्रोसेस, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आप उनको उसको ट्रेनिंग दो, उन्हें कम्युनिकेट करो, एंड यू मेक श्योर दैट दे पर्सन अंडरस्टैंड्स why are various there are various companies, they what they do is कि वो लोग एथिकल जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं उसको पहले पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं सब, उसके बाद एक वाया गेम्स एक्सेट्रा या वाया वेरियस एक्सरसाइजेज एंड केस स्टडीज़ वो लोग उनसे पूछते हैं फीडबैक कि अगर इस सिचुएशन में अगर वो लोग रहे तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, वो लोग वैसे काम करेंगे। इससे क्या होता है कि उन्हें समझ में आता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी को समझ में आता है कि हाउ मच ऑफ द कंटेंट इज़ क्लियर टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। देन आप ये इसमें कम्युनिकेशन में कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को बताएं, उन्हें इन्फॉर्मेशन दें अबाउट द वेरियस प्रोसीजर्स विच हैज़ टू हैपन। देन उन्हें गाइड करें, अगर उनके कोई क्वेश्चंस होते हैं अगर रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स, वो लगता है उनके एथिक्स के हिसाब से नहीं चल रहा है तो उन्हें समझाएं, और कोई मीन्स ऑफ इंक्वायरी सेटअप करें ताकि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डायरेक्टली अपने सजेशंस भी दे सकें, साथ ही उन्हें अगर दिक्कत होती है तो वो जाके उनसे बता सके कि भैया ये हमारा प्रॉब्लम है, हमें सॉल्व करना है। टॉप मैनेजमेंट जो होता है ये ऑब्वियसली दे सेटअप द एथिकल स्टैंडर्ड्स और वो लोअर मैनेजमेंट को कन्वे करते हैं।
अभी क्या होता है कि कभी कभी जो लो मैनेजमेंट वाले होते हैं ये लोग, हाँ ये लोग न्यूज़पेपर्स वाले न्यूज़लेटर्स भी निकालते हैं, न्यूज़पेपर्स वाले सॉरी, दी ऑर्गेनाइजेशन वो न्यूज़लेटर्स भी निकालते हैं, और इट कैन बी यूज टू एक्सपोज कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स of organization. If organization is briefing and management meeting, they can use a means of communicating values. मल्टी कलर पोस्टर्स बना सकते हैं, पब्लिसाइज कर सकते हैं अपने कोड्स ऑफ एथिक्स को, और पोस्टर्स ऐसे जगह लगाएं जहां सब कोई को दिख रहा हो. नाउ एथिक्स ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स, जब आपने एथिक्स पहले आपने कमेटी बना ली, अब एक एथिक्स का लिए ऑफिस बनाएंगे जहाँ पे लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम होगी या जो भी कम्युनिकेट होगा, बिकॉज द एथिक ऑफिसर्स हैव टू सिट समवेयर, नो, वहाँ ऑफिस बनाएगी, जो एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है वो लोग जाके वहाँ पे उन लोग से बात कर सकते हैं. और एथिकल और जो ऑफिसर्स होते हैं, एथिक्स के ऑफिसर होते हैं, उनको ये रेपुटेशन होनी चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी है, वो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि उनमें कहीं बायसनेस नहीं है, कहीं वो लोग मैनिपुलेट नहीं करते, और जो भी किसी के साथ प्रॉब्लम होती है उसको डील करने की कोशिश करते हैं. रिगार्डिंग एथिक्स, सी अगेन हैव टू बी वेरी क्लियर, इट इज़ रिगार्डिंग एथिक्स. ऐसे ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 वो अलग चीज़ है, जहाँ पे एक वर्क कमेटी बनती है, ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी बनती है, कमेटी बनती है, वो सारी चीज़ें अलग होती है. यहाँ पे अगर एथिकल डिलेमा या एथिकल इशू किसी के होते हैं तो वो जाके एथिकल ऑफिस में, एथिक्स के ऑफिस में उनके ऑफिसर से बात करके अपने इश्यूज़ क्लियर कर सकते हैं. अब एथिक्स ऑफिस के ऑफिसर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं? पहले ये कि वो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू असेस कि यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, देश वाइज एथिक्स वाइज में कैसे कैसे हम लोग प्रोग्राम्स हो सकते हैं. देन उनको डेवलप करना है कोड ऑफ एथिक्स. फिर आपके प्रोग्राम जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेन करना है. फिर जो भी अगर कोई भी एम्प्लॉय आपके पास कुछ एथिकल डिलेमा या एथिकल इशू लेके आ रहा है, तो वो अपने किसी से रिलेटेड, किसी एम्प्लॉय या किसी मैनेजर से रिलेटेड उसको इशू का तभी लेके आ रहा होगा, तो वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा, अपने तक रखेगा, बात उसको सॉल्व करेगा, एंड दे विल ट्राई टू प्रोवाइड गुड सॉल्यूशंस टू इट, बिकॉज देयर इज कोड ऑफ कंडक्ट. देखो भैया यही पे काम करने का यही तरीका है, और अगर मान लीजिए कुछ उसमें एडजस्टमेंट करना हो या चेंज करना हो, तो वो जाके उस चेंज करने की सोचेंगे, तो फिर वो एक पॉलिसी बनाएंगे और अपने सीनियर से अप्रूवल लेंगे. लेकिन जो भी एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन वो लोग कॉन्फिडेंशियल रखते हैं. देन दे ट्राई टू मेक श्योर कि जितने भी एथिक्स बन रहे हैं इट इज़ एज पर द लॉ के बाहर का कुछ नहीं हो. देन उसको जितने भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो हो रहे हैं वो देखते हैं कि सही तरह से मॉनिटर हो रहे हैं कि नहीं. अगर कोई वायलेशंस हो रहा है तो वो एक्शंस लेते हैं, और लगातार टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द वेरियस चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, दे रिव्यू एंड अपडेट द कोड ऑफ एथिक्स. नाउ एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम. एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड कराना कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे किस किस टाइप के एथिकल इश्यूज सामने आ सकते हैं. और उसके बाद अगर नया रिक्रूटमेंट है तो उसको इंडक्शन के प्रोग्राम के समय ही बोला जाता है. इश्यूज़ बताया, उसके बाद उनको ये भी बताना कि एज़ पर आर ऑर्गेनाइजेशन, वट एवर योर ऑर्गेनाइजेशन इज़, कि अभी अगर आप ये सिचुएशन अगर आप डील करते हैं तो ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, और आपसे इनसे इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जब आपको कोई इश्यूज़ आए या कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप यही कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें. और अगर एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप होता है तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से समझ पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स, बायलॉज या रेगुलेशंस हैं. और ये ज़रूरी है कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा हो तो सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, समझाने के लिए कि देखो अगर एथिकल इश्यूज़ हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप कैसे उसको डील करो. देन डिसिप्लिनरी सिस्टम इज़ व्हाट, कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एथिक्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको इमिडिएटली डील करना चाहिए, प्रॉम्प्टली डील करना चाहिए, और बहुत सीवियरली डील करना चाहिए. अगर अनएथिकल बिहेवियर को अगर आप सही तरीके से सही समय पर नहीं डील करते हैं तो ये एंटायर सोशल सिस्टम, बिकॉज एथिक्स अफेक्ट्स योर सोसाइटी एज वेल, तो ये पूरा सोशल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है. आपने ये इंश्योर कराना है कि जो एथिकल का जो भी है कंडक्ट है, इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड अ फेयर एटीट्यूड इज adopted towards whatever discrimination or bias which is taking place.
establishing an ombudsman. Ombudsman क्या होते हैं? Ombudsman is basically an official which is appointed to investigate individual complaints against a company or organization, स्पेशली पब्लिक अथॉरिटी में होता है. लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई सामने आता है, कोई गड़बड़ दिखती है, तो आप एक ओम्बड्समैन को आप अपॉइंट करते हैं जो हेल्प करता है जो भी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को उसको डेवलप करने में, कोऑर्डिनेट करने में, ताकि जो आपके जो वर्क प्लेस का जो मॉरल्स है उसके साथ वो कोलैबोरेट कर सके. ठीक है. एंड दिस पोजीशन इज़ यूजुअली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग द एथिकल डिलेमास. और यही एथिकल डिलेमास जो होते हैं ये सॉल्व होते हैं तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं. और धीरे धीरे कभी कभी क्या होता है, ये धीरे धीरे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बनते बनते कभी कभी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी आ जाते हैं. एंड उसके बाद लास्ट इज़ व्हाट इज़ द मॉनिटरिंग. आपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, अब उसको सही तरीके से मॉनिटर करना है. नाउ दिस कोड ऑफ कंडक्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे मेडिकल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके कोड ऑफ कंडक्ट अलग होते हैं कि दे टेक वेरियस ओथ्स कि हम ऐसा काम करेंगे, ऐसे ही काम करेंगे, गलत प्रैक्टिस नहीं करेंगे. आपके इंजीनियर्स के अलग होते हैं, आपके लॉयर्स के एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं. और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इट्स वेरी एम्पेरिकल. यू शुड अंडरस्टैंड दैट हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है और सब अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से सब चलते हैं. आई हैव टेकन हियर एन एग्जाम्पल ऑफ द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स. ठीक है. तो पब्लिक सर्वेंट्स आर द सिविल सर्वेंट्स. सारे जितने भी आपके पब्लिक सर्वेंट्स कौन होते हैं? वो सारे पुलिस वाले, वो सारे ट्रैफिक वाले, वो सारे लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स. जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करे, दे आर द सिविल सर्वेंट्स. तो उनमें क्या होनी चाहिए? उनमें एक ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड इन 1976, इट लेज डाउन सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कॉजेज प्रोसीडियल ब्रोकरनेस. जैसे पुलिस वाले लोग हैं, जैसे ये वाला बॉटलनेक्स में है. अभी देखिए क्या है कोड ऑफ कंडक्ट, क्या है कि आप लोग ने मूवीज़ देखी होगी, बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी. उसमें होता है क्या है कि कोई गुंडा होता है, कोई बदमाश होती है, देयर इज दिस पर्सन जो किसी चीज़ का खून हो गया है, एंड द अदर पर्सन, द पुलिस वाला नोज दैट उसने उसका खून किया है, बट उन्हें कोई विटनेसेस नहीं मिल रही है, तो उनका सर्च वारंट नहीं बन पा रहा है. सर्च वारंट बन पा रहा है तो उसको लेके वो लोग अंदर आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस उनके हाथ बंधे हुए हैं, कानून के हाथ बंधे हुए हैं. ये सब हमने मूवीज़ में बहुत देखे होंगे. मैं कानून के हाथ बंधे हुए इसी कुछ कर में क्या होता है, लेकिन एज पर द कोड ऑफ कंडक्ट दे आर नॉट सपोज टू गो फॉर सर्टन अनएथिकल इश्यूज़. कि आपके तो ये उनके एक इश्यूज़ हो जाते हैं कि हमें पुलिस वाले हैं, उनका काम है कि हमारी रक्षा करें, देश की रक्षा करें, जो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ कर रहा है उसको पनिश करें, उसको कैच करें. पनिशमेंट तो खैर जस्टिस का हो जाता है, लेकिन दे वांट देम नॉट टू डू इट अगेन, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंसेस उनको छोड़ देना पड़ता है. तो प्रोसीडियल प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये सब इश्यूज़ हो जाते हैं उनके कारण, जिसके कारण ना दे बिकम वेरी क्या जो कानून के हाथ बंधे वाला केस जो ये हो जाता है. एक पब्लिक सर्विस जो होता है डेमोक्रेसी में, वो एक गार्जियन होता है पब्लिक मोरल्स का. उसके पास ही इज़ इंटरेस्टेड विथ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस. और इनके बहुत सारे टेम्पटेशंस और अल्यूरमेंट्स होते हैं कि उन्हें ब्राइब्स मिलना. गो बाय द मूवीज़ यार, यू मस्ट हैव सीन सो मेनी मूवीज़ ऑन बेस्ड ऑन दिस थिंग कि आपने वो कौन सा पुलिस का पूरा लेके आ रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ब्राइबरीज लेके आ रहे हैं, दे आर गिविंग यू लॉट्स ऑफ मनी. एंड वो सारे बहुत सारे उनके बहुत सारे ये सारी ये ब्राइबरी वाले हो जाते हैं. लेकिन क्या होता है, उन्हें अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखना है, अपनी इंटीग्रिटी को हाई रखना है. अपेरेंटली गवर्नमेंट्स रूल्स बनाती हैं, कोड्स बनाती हैं कि ऑफिशियल्स गुड कंडक्ट में रहे. एंड सम ऑफ दीज कोड्स हैव द ओरिजिन इन द बिहेवियरल फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विसेज. एक नोलन कमेटी ने एक बनाई थी जिसमें उन्होंने 7 पॉइंट्स दिए थे फॉर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. वन थिंग इज वॉज सेल्फनेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडरशिप, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये पब्लिक ऑफिसर्स में जो लोग होते हैं, जैसे आई सेड
कि उन्हें अपने काम सही तरीके से करने चाहिए, डिसीजन सही तरीके से लेने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए, इंटीग्रिटी रहनी चाहिए और प्राइस वगैरह नहीं लेना चाहिए. Now there are 5 separate documents provide this framework for the conduct of administrators. ये 5 है: All India Services Conduct Rules 1968, All India Services Discipline and Appeal Rules 1967, Central Civil Services Conduct Rules 1964, Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1965, Railway Servants Conduct Rules 1966. तो ये होता है to foster the integrity and promote honesty among the administrative operations. कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं. पहले प्राइवेट ट्रेड है, कुछ रूल्स बनाए किससे रिलेटेड, प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट से, क्रेडिट एंड इंसॉल्वेंसी से, लोन्स ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स से कि वो लोग लोन्स लेते तो कैसे चलता है, उनके पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट से जो उन्हें हाउसेज और अलग वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं. देन उन लोग जो गिफ्ट्स लेते हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी में वो स्पेकुलेशन के अंदर होता है, एंड द वेरियस सब्सक्रिप्शंस दैट by the public servants. Now the संथानम कमेटी, ये संथानम कमेटी क्या है कि 1962 में लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक जिनको अपॉइंट किया था, जिनका नाम था मिस्टर संथानम, टू प्रिसाइड ओवर द कमिटी और ऑन एंटी करप्शन, कि आप एक कमेटी बनाओगे एंटी करप्शन के हिसाब से क्या क्या रूल, तो उसको थॉरली, एंड बिकॉज ऑफ हिज थॉरो इन्वेस्टिगेटिव वर्क एंड रिकमेंडेशंस की क्या क्या होना चाहिए इन केस अगर करप्शन वगैरह होती हैं, इसका नाम ही संथानम कमेटी रख गया था. असंथानम कमेटी जो है वो उन्होंने थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया था और उन्हें बताया था कि पब्लिक सर्वेंट्स कहीं भी गड़बड़ करते हैं तो आप क्या करो, उनके ऑफिसर्स को दे विल नॉट यूज़ देयर ऑफिसर्स फॉर सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स. उसके बाद दे विल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट्स जिसमें वो उसमें उनका जो वो ड्यूटी कर रहे हैं या जो वो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम आए. क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी देयर, there should be clean and the effort should be made कि करप्शन नहीं हो, डिसिप्लिन फॉलो हो, लोगों का फेथ बना रहे डेमोक्रेटिक वर्किंग में, ताकि सोसाइटी, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नो, एंड दैट संथानन कमेटी 1962 में बना. 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ. उसके बाद हुआ था कि बढ़ रहे थे लोग लेकिन करप्शन तो अपनी जगह पे था ही, तो कैसे कैसे करते करते वो करप्शंस नहीं हो, लोग जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो सारे प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें. दिस इज़ ऑल फॉर द कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स and I hope it was clear in this the entire video we studied about what is corporate code of ethics. साथ ही साथ हमने पर्सनल एथिक्स के बारे में पढ़ा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ा, एथिक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो हमने पढ़ा, और हमने एक एग्जाम्पल लिया पब्लिक सर्वेंट्स का. ये पब्लिक सर्वेंट्स जब काम करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं, तो उनके कोड ऑफ कंडक्ट कैसे बनते हैं ताकि वो लोग करप्शन और इन एथिकल प्रैक्टिसेस में नहीं इंडल्ज करें. राइट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप you understood whatever I said, and if you have any doubt otherwise as well, you can just put in a comment on my comment section, and if you do like the video, please put a like sign and do subscribe to my channel. Bye bye.